औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। B3 लगाओ के साथ मोहम्मद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक लेके आप लोगों की तरफ आया हूँ। उस टॉपिक के हवाले से जब मैंने मार्केट में देखा, अपने इंजीनियर्स भाइयों को, अपने दोस्तों को देखा और उन इंटर्नीज़ को देखा जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, तो पता ये चला कि इस तरह के टॉपिक्स की यानी कि उनको समझने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बड़ी यानी कि सिंपल तरीके से ईजीएस्ट वे में उन तमाम लोगों की रहनुमाई करूंगा। इससे वो लोग भी अच्छा सीख सकेंगे और जो लोग इस टॉपिक को समझ चुके हैं वो भी इसको बासानी कवर कर सकेंगे। नाज़रीन कराम, आज का टॉपिक मटेरियल साइंस से रिलेटेड है और आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। नाज़रीन कराम, हीट ट्रीटमेंट बड़ा ही एक वसी टॉपिक है जिसको एक वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पे बता देना यकीनन नामुमकिन है। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी बातें इससे रिलेटेड बताऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो आप अगर समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाके किसी भी एक्सपर्ट से जाके बात कर सकेंगे और बहुत ही आराम से उसके से रिलेटेड तमाम लोगों को जवाबात दे सकेंगे। और तमाम नए डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स, मैं उनको ये खुसूसी तौर पे कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इससे मुताल्लिक जो मैं आज बड़ी अहम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप लोगों को बआसानी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन कराम, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के मेन 3 प्रोसेस जो कि आज मैं आपको अपनी वीडियो की मदद से बताऊंगा, जिसमें पहला अनीलिंग, दूसरा नॉर्मलाइजिंग और तीसरा हार्डनिंग। आज की वीडियो में ये 3 प्रोसेस में इंशाल्लाह ताला आपको क्लियरली बताऊंगा, उसमें डिफ़ाइन भी करूंगा कि किस तरह ये प्रोसेस होते हैं और इसकी थ्योरी के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको इन 3 प्रोसेस की थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहूँगा ताकि आप जब इसको मैं आपको करके दिखाऊँ ताकि आप लोग इसको बआसानी समझ सकें। इंटरनेट पे इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा मौजूद है और आपको इंजीनियरिंग की बुक्स में भी मटेरियल साइंस से रिलेटेड तमाम इसमें आपको मवाद मिल जाएगा, लेकिन कोई थ्योरी की डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं जोड़ना चाहता। इसकी वजह ये है कि थ्योरी तो आपको पता है कि नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इससे रिलेटेड, लेकिन उसको वहाँ जाके सर्च करना, उसको पढ़ना और उससे समझना एक टाइम टेकिंग जॉब है जो कि हम और आप नहीं करते। हम उससे इसी वजह से मैं आपको बड़े ही नॉर्मल लैंग्वेज में, बड़े ही आसान लैंग्वेज के अंदर आपको इनकी डेफिनेशन समझाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें, ना कि आप इसको देख के इसको रटें या कुछ इस तरह काम करें। आप समझ सकें, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको अनीलिंग के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली अनीलिंग एक प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का जिससे आप किसी भी मटेरियल को सॉफ्ट कर सकते हैं, यानी कि नरम कर सकते हैं। मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट हार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और आपको पता है कि हार्ड मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मशीनिंग करना, उसके तमाम उसके ऊपर जितने भी ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह होते हैं उस पर बहुत मुश्किल होते हैं करना। तो उसके ऊपर हम सबसे पहले अनीलिंग करते हैं ताकि वो मटेरियल सॉफ्ट हो जाए और उसके ऊपर हम अपने तमाम मशीनिंग के प्रोसेस कर सकें। तो बेसिकली अनीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मलाइजिंग के हवाले से। बेसिकली नॉर्मलाइजिंग हमारे लिए जब की जाती है जब एक कोई मटेरियल हमारे पास ऐसा मौजूद है जिसको हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, यानी कि एक नॉर्मल आइडियल कंडीशन हो मटेरियल की जिस पे मशीनिंग भी हो सके और बाकायदा उसके अंदर इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस ना हो कि उसमें वेयर एंड टेयर का बहुत ज़्यादा ख़तरा आ जाए, फ्रिक्शन से बहुत जल्दी वेयर हो जाए। तो इस तरह के मटेरियल को जब हमें ऐसा कोई यानी कि आइडियल सिचुएशन चाहिए होती है तो हम मटेरियल की नॉर्मलाइजिंग करते हैं। हम हार्ड मटेरियल की भी नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं कि उसको मीडियम यानी कि आइडियल कर लें, और सॉफ्ट मटेरियल की भी नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं कि वो जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो आइडियल हो जाएं। थर्ड प्रोसेस हार्डनिंग का है। नाज़रीन कराम, हार्डनिंग प्रोसेस इस तरह का प्रोसेस है जैसे कोई भी सॉफ्ट मटेरियल है
या कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसी जगह पे आपको पार्ट लगाना है जहाँ पे आपको एक हार्ड पार्ट चाहिए, यानी कि उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो, इतनी हार्डनेस हो कि वहाँ पे उसको जो है उसकी यानी कि उसमें कोई गियर्स वगैरह लगे हुए हों, उसमें वेयर एंड टेयर का ख़तरा ज़्यादा हो, ऐसी जगह पे आप कोई पार्ट लगाना है और आप उसे हार्ड करना चाहते हैं, तो हार्ड करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज़ करते हैं किसी मटेरियल को, वो हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं। नाज़रीन कराम, मैंने आपको ये तमाम इन तीनों प्रोसेस के बारे में जो थ्योरी देनी थी वो मैंने आपको दे दी। कोई यानी कि डेफिनेशन मैंने आपके सामने लेके नहीं आया, यानी कि उसको कोई यानी कि इतनी कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं बताई। नॉर्मल यानी कि मैं आपको उसकी जो समझने की चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, निचोड़ आपको मैंने उसका बता दिया। अच्छा, लेकिन इसको सिर्फ सुनने से आप जो है नहीं समझ सकते कि असल में ये हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है। जस्ट मैंने इन तीन के बुलेट पॉइंट आपको बताया कि भाई अनीलिंग इज़ अ सॉफ्टनिंग प्रोसेस, सॉफ्ट करता है मटेरियल को। नॉर्मलाइजिंग, जो कि नाम से जाहिर है, नॉर्मल आइडियल कंडीशन कर देता है मटेरियल की, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। और हार्डनिंग प्रोसेस, ये भी नाम से जाहिर है कि मटेरियल को हार्ड कर देता है। अब मैं आपको लेके चलूँगा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रोसेस अनीलिंग सॉफ्ट तो कर रहा है, लेकिन किस तरह, मैं वो आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन बताने से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने एक एनिमेटेड बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको फौरी तौर पे देखते ही समझ जाएं कि किस तरह अनीलिंग प्रोसेस और नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग प्रोसेस हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जब आप उसे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरह का ये प्रोसेस है, और कम्प्लीटली आप इसको समझ सकेंगे। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाऊं, मैं आपको उस तरफ जाने से पहले एक अहम बात बता देना चाहता हूं। वो बात ये है कि रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नाज़रीन कराम, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझ नहीं सकेंगे। तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाएँ तो आप क्लियरली समझ सकें कि वो किस तरह हो रही है। नाज़रीन कराम, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जब रेड हॉट हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रेड हॉट हो जाए, उस मटेरियल की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नाज़रीन कराम, ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। जैसे एल्युमिनियम है तो उसका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अलग होगा, वो बहुत जल्दी रेड हॉट हो जाता है। इसी तरह कोई हार्ड मटेरियल है, यानी कि कोई इस तरह का आयरन है जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा मेटल है तो वो हार्ड होता है, तो उसका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उसको ज़्यादा हीट करेंगे जब कहीं आके वो रेड हॉट होगा। तो वो रेड हॉट जो होता है, वो रेड हॉट को कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अच्छा, अब रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो अंदर जितने भी ग्रेन्स होते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब पहुंच जाता है मटेरियल, तो अंदर के ग्रेन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुराने ग्रेन्स को ख़त्म कर देता है और नए ग्रेन्स डेवलप करता है, यानी कि उसको रीफॉर्म कर लेता है। तो इस वजह से इस टेम्परेचर को रीक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि दोबारा से, यानी कि उसको क्रिस्टलाइजेशन करना, दोबारा से रीक्रिस्टलाइजेशन, ये समझ रहे हैं ना आप लोग। रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इसीलिए इसको कहा जाता है कि पुराने ग्रेन्स ख़त्म होते हैं, वो अपने आप को नए तरीके से रिफॉर्म कर लेते हैं, और उसी वक्त हम इसका यानी कि जो प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का वो करते हैं, और उसी वक्त वो जो मटेरियल अपने ग्रेन्स को इस तरह डेवलप कर लेते हैं कि वो हार्ड हो जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं, जो हम उनको करना चाहें। तो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, ये इस तरह पता चलता है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जहाँ से मटेरियल मंगा रहे हैं उसकी स्पेक्स की शीट आती है पूरी, उस शीट में उसके मटेरियल के स्पेक्स लिखे हुए होते हैं, उसमें रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मेंशन होता है। लेकिन अगर वहाँ पे आपने किसी ऐसे यानी कि ऐसी जगह से मटेरियल परचेज़ कर लिया जहाँ से आपको स्पेक्स की शीट उन्होंने नहीं दी, तो इसमें भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे पास इंटरनेट पे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के चार्ट्स मौजूद होते हैं, और मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो अगर आप अपने पास संभाल के रखें तो वो भी आप पे काम आ सकता है। तो ये चार्ट देखें सबसे पहले कि ये चार्ट है रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह और इसके काम हो सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये आपने देखा रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया। अब इस चार्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेतहाशा चार्ट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको ये बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये चार्ट जो है यहाँ से उठाएँ या कहाँ से उठाएँ। ये चार्ट ये आपको हर जगह अवेलेबल होगा। नाज़रीन कराम, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर समझने के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब हमारे हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस
होता किस तरह है। तो अब मैं आपको क्लियरली उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, जिससे आप बआसानी समझ सकेंगे कि रीक्रिस्टलाइजेशन, टेम्परेचर और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस किस तरह वर्क करते हैं और आप बआसानी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो नाज़रीन कराम, जिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मैंने आपके सामने अभी बात की थी, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ चुका हूँ मैं। तो इस तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जिस पे मेरा भी माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा वर्क पीस है जो कि गियर जो होता है, गियर मैंने लिया है जिसको मैं अनीलिंग करूँगा, और ये मेरा फर्नेस है, ठीक है, और फर्नेस अभी ऑफ है। तो ये अभी मैं अब इस पार्ट को अपने जो है मैं अनीलिंग का प्रोसेस करूँगा आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेरा पीस जो है वो मेरे फर्नेस के अंदर चला गया, फर्नेस का मैंने गेट बंद कर दिया। तो अब नाज़रीन कराम, अब सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरा जो गियर था, ये जो गियर अभी मैंने फर्नेस में डाला है, इसका मेटल कौन सा था और इसका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या था, मुझे ये पता होना ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं आगे का प्रोसेस कर सकूँगा। तो वही चार्ट जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक चार्ट होता है, उसको देखते हुए हम जो है रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो जांच सकते हैं। तो उस चार्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना टेम्परेचर सेट करूँगा। तो नाज़रीन कराम, ये आ गया वो चार्ट जिसके बारे में मैं अभी आपसे जिक्र किया और वीडियो के स्टार्ट में भी जिक्र किया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यानी कि मेटल्स लिखे हुए हैं, मटेरियल्स, और यहाँ पे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बताया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर। तो इस वक्त जो मेरा मटेरियल है वो आयरन का है, ठीक है। तो इसका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस के अंदर 450 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये वैल्यू मैं अपने जहन में रखूँगा, ये मैंने चार्ट में से देख लिया, और इसी को मैं अपने फर्नेस के अंदर जो है फर्नेस में इतना टेम्परेचर इनपुट कर दूँगा ताकि मेरा फर्नेस जो है वो उसको मटेरियल को उतने टेम्परेचर तक ले जाए। तो वापस अपने फर्नेस की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन अगर हम वापस फर्नेस की तरफ आ चुके हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमें 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें इनपुट करना है, तो मैंने अपना 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें इनपुट कर दिया और अब मैं अपने फर्नेस को स्टार्ट करूँगा। तो अब मेरा फर्नेस स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है और 450 डिग्री तक ये पहुँच चुका है इसका टेम्परेचर, और 15 मिनट तक हमने जो है तकरीबन इसको इसी टेम्परेचर पे रखना है ताकि इसका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाए, तमाम ग्रेन्स जो हैं वो अपना डिफॉर्म हो जाएं अपना तमाम। क्योंकि अगर फौरी तौर पे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे जाते ही अगर हम इसको जो है इसका प्रोसेस को एंड कर देंगे तो आपको पता है कि वो अंदर के ग्रेन्स जो हैं, कुछ ग्रेन्स पे वर्क हो जाएगा, कुछ ग्रेन्स जो हैं अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसको कम से कम 15 मिनट तक हमने इसी पोजीशन में रखना है। तो 15 मिनट बाद देखें मैंने अपना फर्नेस को ऑफ़ कर दिया 15 मिनट के बाद, और इसका सिस्टम ये होगा कि अब फर्नेस ऑफ है और जब तक मेरा वर्क पीस ठंडा ना हो जाए, यानी कि कूल ना हो जाए, यानी उसका जो टेम्परेचर जो इतना हाई हो चुका है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब तक वो एकदम ठंडा ना हो जाए, अपने वापस पोजीशन में ना आ जाए, जब तक मैं इसको फर्नेस के अंदर ही छोड़ दूंगा, बाहर नहीं निकालूंगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तकरीबन 6 घंटे बाद तकरीबन, या जितना भी इसका टाइम है, उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनीलिंग। और अनीलिंग करने से हमारा मेटल जो है, जो हमारा मटेरियल है, वो सॉफ्ट हो जाता है। अब जब मैं गियर इसके अंदर से निकालूंगा तो वो सॉफ्ट होगा, जितनी हार्डनेस की थी वो ख़त्म हो जाएगी और सॉफ्ट होकर बाहर आएगा। नाज़रीन कराम, अगला प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्मलाइजिंग अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि नॉर्मलाइजिंग किस तरह करनी है। वही वर्क पीस और वही फर्नेस मेरे पास है, मैं वर्क पीस को फर्नेस के अंदर डालूंगा सबसे पहले। तो इस वक्त मेरा वर्क पीस जो है वो फर्नेस में जा चुका है, मैंने फर्नेस का गेट बंद कर दिया और वही मेटल था, ये वही मटेरियल था जो कि 450 डिग्री सेल्सियस जो मैंने अपना चार्ट में से देखा था। तो इसके अंदर मैं अपना 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनपुट करूँगा और फर्नेस को स्टार्ट कर दूँगा। मेरा फर्नेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ते 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 ये 450 पे अब जा चुका है। 450 पे जाने के बाद 15 मिनट मैंने पहले की तरह फिर से उसको दिए ताकि वो जो है अपने तमाम ग्रेन्स को तमाम ग्रेन्स तक सही तरीके से हीट पहुंच जाए और उसकी डिफॉर्मेशन पूरी सही तरीके से हो जाए। उसके बाद क्या करना होगा, फर्नेस में ऑफ़ कर दूंगा 15 मिनट बाद, जैसा कि मैं कर चुका हूँ फर्नेस ऑफ, आप देख सकते हैं।
अब मैंने ये करना होगा कि पहले मैंने फर्नेस के अंदर ही वर्क पीस को ठंडा कर दिया था, अब मैं क्या करूँगा उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगा लाके। फर्नेस को वापस खोल दूँगा और मेरा पीस जो है रेड हॉट कंडीशन में बाहर आ जाएगा और वो अपने मैं इसको कहीं ऐसी जगह पे रख दूँगा जहाँ पे लोगों का गुजर बसर ज़्यादा ना हो, ताकि किसी को इसकी यानी कि इसकी वजह से कोई इंजरी ना हो जाए। तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगा। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता जब तक मैं इसको छोड़ दूँगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो वापसी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी होंगी। इसके अंदर जितने भी यानी कि ग्रेन्स हैं वो सारे, अगर ये हार्ड मटेरियल था बहुत ज़्यादा तो ये अपने नॉर्मल कंडीशन में ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ज़्यादा हार्ड होगा, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो ये जब भी आइडियल कंडीशन में हो जाएगा। ये नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया हो। नाज़रीन, अगर हम लास्ट प्रोसेस हार्डनिंग का है तो इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी तरह जैसे मैंने पहले 2 प्रोसेस करके दिखाए। यही मेरा वही वर्क पीस जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही फर्नेस मेरा, इसके अंदर मैं अपना पीस डालूँगा और अपने फर्नेस का गेट बंद कर दूँगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर सेम रहेगा, वही जो मैंने चार्ट में से देखा था 450 डिग्री सेल्सियस। मैं इनपुट करूँगा अपने फर्नेस में और अपने फर्नेस को स्टार्ट कर दूँगा। मेरा फर्नेस अब स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो गया है और ये अपने टेम्परेचर पे जाएगा। तो मैं इसको 15 मिनट तक वैसे ही जैसे पहले छोड़ा था वैसे ही छोड़ दूँगा। जैसे ही इसका 15 मिनट कंप्लीट होंगे फिर मैं क्या करूँगा, अपना फर्नेस को ऑफ़ कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, मैं फर्नेस को वापस खोलूँगा और अब मैं इसको ठंडा करूँगा एक वाटर टैंक के अंदर, यानी कि पानी में इसको डिप करके मैं इसको यानी कि ठंडा करूँगा। जैसा आप देख सकते हैं फर्नेस को मैंने खोल दिया। ये मेरे पास एक छोटा सा वाटर मेरा टब है, इस टब में अपना वर्क पीस को डाल दूँगा और जब ये बाहर निकलेगा उसी वक्त तो ठंडा हो चुका होगा और अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ये बेइंतहा हार्ड हो चुका होगा, ग्रेन जो एक दूसरे में स्ट्रक हो चुके होंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होगा पार्ट। तो ये कहलाता है हार्डनिंग का प्रोसेस। इसका मैंने पूरा तरीका आपको करके दिखा दिया। हमने इसको प्रैक्टिकली भी किया और इसको हमने आपको इसकी थ्योरी भी बताई और तमाम तरह इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो की मदद से बहुत अच्छे तरीके से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी मवाद आपको दिया वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि मदद का आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा मेरा जितना भी मवाद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो चीज़ें मैं अपने इर्द गिर्द अपने लोगों में देखता हूँ, जो जिस इन्फॉर्मेशन की कमी मैं देखता हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और उससे मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग उसको देखें और उससे सीखें, ताकि जब लोग सीखेंगे तो हमारे पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। तो नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आ सकें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे इसी तरह की। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों तक यानी कि इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और उससे लोग सीखें और हमारा पूरा पाकिस्तान सीखें इंशाअल्लाह ताला। और एक वक्त ऐसा आए जब हमारा पाकिस्तान जापान, चाइना, इस तरह के बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी तरह तरक्की करें। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।